हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ यांत्रिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत थे वो पढ़े। अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें थोड़ा भूकंप के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भूकंप है उसको मापा कैसे जाता है ना, उसका क्या पैमाना होता है, किस प्रकार से भूकंप विज्ञान के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, भूकंप विज्ञान में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सीस्मोग्राफ। ठीक है, यानी सीस्मोग्राफ का अर्थ है जिसको यानी हम ये ग्राफ पे करेंगे। किस पे करेंगे? ग्राफ पे। आप मैथ में यूज करते हो ग्राफ, आपको पता है ग्राफ आती है बार ग्राफ, उसमें यानी कि कहते हैं उसमें कहने के यानी कि जो उगाया जाता है उसमें बनाया जाता है जिस तरह होता है क्रम होगा उसको क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सीस्मोग्राफ होता है अंकन और ग्राफ का अर्थ होता है यंत्र, यानी अंकन यंत्र, जिस पर यानी कि हम इसका अंकन करेंगे यानी चित्रित करेंगे। अब तरंगे कैसे चली, जैसे मान लीजिए ग्राफ है ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी जब हम एक डायग्राम पे बनाते हैं तो ये कहलाता है सीस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सीस्मोग्राफ। उसके बाद आते हैं कि भूकंप का स्केल क्या होता है। तो इसके दो स्केल बता रखे हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो मर्केली होता है और एक कौन सा होता है? एक मर्केली होता है, रिएक्टर। ठीक है, मर्केली सबसे पहले आया 1913 यानी कि इसका यूज किया गया, इसको बनाया गया और इसको मॉडिफाई कर दिया गया, इसको संशोधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको संशोधित। ठीक है, संशोधित करके यानी इसका यूज किया जाने लगा मर्केली का। ये गहनता से अध्ययन करता है, यानी गहराई में जाकर अध्ययन करता है। भारत में मर्केली के आधार पर यानी कि पहले भारत को यानी कि पूर्व में कितने भागों में डिवाइडेशन करा था? 5 भागों में डिवाइडेशन करा, बटा हुआ। ठीक है, और अब वर्तमान कितने? 4 भाग में। कितने भाग हैं? 4 भागों में। यानी मर्केली के आधार पर यानी भाग का क्या कर रखा है? डिवाइडेशन कर रखा है। किसके आधार पर? मर्केली के आधार पर। पहले 5 थे और अब कितने हो गए हैं? 4 हो गए। कितने हो गए हैं? 4 भाग हो गए। तो मर्केली जो स्केल है ये सबसे पुरानी विधि है। क्या है? ये सबसे पुरानी विधि है। यानी बाहर जो था उसमें पहले 5 दोनों में बांट रखा था और अब कितने कर दिया है? उसको 4 दोनों में डिवाइडेशन कर दिया। 4 और 5 को मिलाकर एक जोन बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत यानी भूकंप के मर्केली के आधार पर भारत कितने जोनों में डिवाइडेशन किया गया था? तो 5 में, और एट ए परसेंट वर्तमान में कितना है? 4 भागों में यानी डिवाइडेशन किया गया। उसके बाद आते हैं रिएक्टर, कि हम जब यानी भूकंप को खबर आते हैं तो हम उसका रिएक्टर बताते हैं, पैमाना बताते हैं, स्केल बताते हैं, इतना रिएक्टर भूकंप आया। जो रिएक्टर होता है उसमें 0 से लेकर 10 तक यानी कि अंकित होते हैं, 0 से 10 तक। और उसका डिवाइडेशन कर रखते हैं कहाँ से, यानी कि कितने अंक तक का कितना प्रभाव होता है, इतने अंक तक का कितना प्रभाव होता है, सबसे खतरनाक कौन सा। तो सबसे खतरनाक जहाँ तक संभावना है वहाँ पे यानी कि 7.5 से ऊपर हो जाता है, उसके बाद एकदम ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सबसे प्रसिद्ध विधि है ये, तीव्रता से आंकड़े निकालती है। ठीक है, यानी सबसे प्रसिद्ध विधि है, फेमस है, फेमस है। और जो आंकड़े यानी कि गणना है वो सबसे तीव्र गति से होती है किसके ऊपर? रिएक्टर के ऊपर। उसके बाद आता है टोमोग्राफी। टोमोग्राफी क्या होती है? स्कैन होता है। स्कैन देखते हैं हम, जैसे हम अपनी बॉडी का एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, क्या होता है? हमारी बॉडी का स्कैन होता है। उसी प्रकार से टोमोग्राफी होती है, ये भूकंप का स्कैन करती है पृथ्वी के आंतरिक भाग। किसका? आंतरिक भाग। टोमोग्राफ होता है आंतरिक। ठीक है, और आंतरिक यानी भाग जो भूकंप की तरंग आती है उनको स्कैन करता है। कौन करता है? टोमोग्राफी करता है। कौन करता है? टोमोग्राफी करता है। आगे समझ में यहाँ पे कि भूकंप विज्ञान का सबसे पहले हम चीजों के बारे में समझेंगे कि सीस्मोग्राफ क्या होता है, स्केल कौन कौन से होते हैं, मर्केली, रिएक्टर। अधिकांश यूज ऑफ रिएक्टर करते हैं। ठीक है ना, ये 1935 में प्रतिपादित किया था, मर्केली को 1913 प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, उसके बाद टोमोग्राफी है। तो तीनों को यानी मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया। सीस्मोग्राफ में क्या होता है? अंकन किया जाता है यंत्र, यानी जैसे जो डायग्राम बनाया जाता है वो मर्केली और रिएक्टर। उसके बाद आता है टोमोग्राफी यानी कि स्कैन। ठीक है, तो स्कैन का क्या होता है? जिस प्रकार से हमारी बॉडी को स्कैन किया जाता है, हमारी बॉडी के आंतरिक पार्ट्स को यानी कि स्कैन करके देखा जाता है, उसी प्रकार से यानी भूकंप की जो तरंगें आती है उसको स्कैन किया जाता है। किसके माध्यम से? टोमोग्राफी के माध्यम से। ये रिएक्टर है, इसका पैमाना है जिस पर यानी हमेशा हम जब भी भूकंप की कोई खबरें आती है तो हम देखते हैं कितना रिएक्टर स्केल इन रिएक्टर का भूकंप था, तो उतना ही हम इसको आंकड़े, सबसे तेज आंकड़े
निकालते हैं, तीव्रता से बढ़ता है। देखिए आगे हम अब भूकंप के ऊपर आते हैं। भूकंप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस समय तो हमने भूकंप के विज्ञान पढ़ा। अब आते हैं भूकंप के ऊपर कि भूकंप होता क्या है वास्तव। पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी के धरातल पर कंपन होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले प्रकृति में जीव जंतु को पता चलता है। किनको पता चलता है, जीव जंतु। एक रेडियन नाम की गैस होती है जो पृथ्वी के आंतरिक ग्रह से निकलती है, और इन जो जीव जंतु होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा इनकी शक्ति होती है उस गैस को महसूस करने की। तो इसलिए देखिए जब कोई यानी ऐसी आपदा आती है, भूकंप आता है, तो सबसे पहले जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनका कलरव सबसे पहले आता है, ठीक है। अब उसके बाद अब आगे चलते हैं कि भूकंप जो है यानी पृथ्वी के जो आंतरिक ग्रह में जो ऊर्जा रिलीज होती है ना, निकलती है, तब तरंगे आती हैं। तो तरंगे आती है तो वही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है अभी। और भ्रंश के किनारे किनारे यानी ऊर्जा निकलती है, भ्रंशों के किनारे किनारे, और साथ में भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश का होता है किसी चीज़ का टूटना। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, सपोज कीजिए ये है, ठीक है। अब हम इसको यानी कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब तक इसकी कैपेसिटी रहेगी तब तक ये सहन करेगा, रहेगी ऐसी स्थिति आ जाएगी तब ये यहाँ से टूट जाएगा बीच में से, और टूटेगा तो क्या होगा, झटका लगेगा इसे, और झटका लगेगा तो इन दोनों छोर हैं वो तीव्र गति से, एक छोर इधर तीव्र गति से करेगा और एक इधर करेगा। जैसे हम कई बार यानी खेलते रहते हैं, ठीक है, कोई रस्सा खींच रहे हैं, कोई रस्सी खींच रहे हैं, और एक बच्चा उधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, ठीक है, और दोनों जोर लगा के खींचो, बीच में से रस्सी टूट जाती है, तो क्या होता है, दोनों बच्चे फोर्स लिया नहीं, उनका फोर्स का फेस के तरफ यूँ होता है और दोनों गिर जाते हैं, है ना, झटका लगता है। तो इसी प्रकार से जब भूकंप आता है तो प्लेटों में जो टाने में भ्रंश होता है, भ्रंश का अर्थ होता है यानी टूटना, ठीक है। और जब क्या होता है, पृथ्वी में कंपन स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं आगे। भूकंप में 3 प्रकार की यानी कि तरंगें होती हैं जब भूकंप आता है। तो उससे पहले मैं और कुछ हम आएंगे आपको बताएं कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, समझो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, तो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। उससे पहले हम इन लहरों तरंगों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे उसी के बारे में, है ना। तो 3 तरंगें होती हैं। 3 तरंगें कौन सी होती हैं, एक तो पी होती है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ठीक है। पी का मतलब प्राइमरी या प्राथमिक भी कह सकते हैं, एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय भी कह सकते हैं, गौण भी कह सकते हैं, और थर्ड होती है लॉन्ग वेव्स, उसे द्राव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी वेव्स पढ़ेंगे। जब भूकंप आता है सबसे पहले पी तरंग उत्पत्ति होती है। क्या होता है, पी तरंग आती है सबसे पहले। जब भूकंप होता आता है तो सबसे पहले कौन सी रिलीज होगी, पी तरंग रिलीज होगी। और जो पी तरंग रिलीज होगी ये क्षैतिज दिशा में संतुलन करती है। क्षैतिज दिशा में जो यानी कि हॉरिजॉन्टल दिशा में होती है, समझ गए, यूँ चलेगी, नीचे नीचे चलेगी, समझ गए, यानी क्षैतिज दिशा में करते हैं। सर्वाधिक गति की होती है 14 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से हम चलते हैं। इनकी हाईएस्ट स्पीड मापी गई है तब कि 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गति करती है, और सबसे कम 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी एवरेज होती है 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करती है, ये संचरण करती है। इनका माध्यम किस के माध्यम में चलती है, सॉलिड ठोस में चलती है, लिक्विड में चलती है, रेत में चलती है। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में चलती है। यानी कोई भी चीज़ आ जाए पृथ्वी के आंतरिक ग्रह में, चाहे ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों में चलती है। और इसकी सर्वाधिक गति कहाँ होती है, क्राउड में होती है। कहाँ होती है, क्राउड में। मैंने आपको शायद बताया होगा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको हमने यानी कि कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में कर रखे हैं। अरे कर रखा है कि नहीं कर रखा है, क्रस्ट, मेंटल और क्राउड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तेज गति से यहीं पे चलती है। हम जब पढ़ रहे थे पृथ्वी का आंतरिक जो टेम्परेचर उसके हिसाब से यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एयर मिलेगी, समझ लो क्या मिलती है, यहाँ पे एयर मिलती है। ये आपको जब आगे बताएंगे पृथ्वी आंतरिक और आगे बढ़ेंगे तब। उससे पहले यानी क्या करेंगे कि क्राउड में यानी सबसे सर्वाधिक गति होती है, यहाँ पे इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी पी वेव। अब आते हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है।
सेकंडरी वेव यानी द्वितीयक, इसको गौण तरंगें भी कह देते हैं, ठीक है। ये लंबवत दिशा में चलती है, लंबवत का अर्थ समझते हो, यूं, ये लंबवत की वजह, ठीक है ना, क्या करती है, ये लंबवत दिशा में चलती है। इसकी गति जो होती है 5 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठोस में चलती है, ठीक है, तरल में चलती है, लेकिन उसमें प्रवेश कर जाएगी लिक्विड में, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए इसको जल तरंग भी कहते हैं। जैसे कोई जल तरंग है, यानी कि समझ लो जल तरंग कि जब कोई लिक्विड चीज आ रही है उसके अंदर तो प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती है। और इसी तरह से यानी कि क्या आती है, सुनामी आती है, समझो, आएगी महासागर में सुनामी, जो लहरें आएगी वो सेकेंडरी वेव से आएगी। वो क्या हुआ कि ये जो वेव है, जो इसकी एनर्जी वो रिलीज नहीं हो पाती है। अब कोई भी चीज़ उसके अंदर तो घुस गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, तो क्या हुआ, लहरों के रूप में आई, जब इसकी एनर्जी की रिलीज होगी वो, यानी सुनामी लहरें इसी से आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एल वेव्स। सबसे कम गति होती है कि 4 से 5 किलोमीटर होती है पर सेकंड, ठीक है। सबसे लंबा मार्ग तय करती है ये तरंगे। इसको दो प्रकार से डिवाइड कर रखा है, एक लव तरंग और एक विलय अनुदैर्घ्य तरंग। लव तरंग है वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि क्षैतिज विस्थापन होता है, जो मैंने डायग्राम बना रखा है कि इसमें यानी कि विपरीत दिशा में एक फोर्स लगता है और बीच में दरार आ जाती है, उस तरंग यानी जो विकसित होती है, इससे यानी सबसे विनाशकारी होती है, ये धरातल के ऊपर चलती है, ठीक है। रिले यानी गहरी तरंग, ये लहरनुमा उत्थान और पतन इस प्रकार के आगे चलती हैं, वो रिले यानी गहरी तरंग कहलाती हैं। और तनाव और भ्रंश का प्रसार होता है इस प्रकार से, ये सेकेंडरी वेव में होता है, संपीड़न दोलन होता है, वो हमारा पी वेव में होता है, ठीक है। अब उसके आगे यानी हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों को, भूकंप को और अच्छे तरीके से, यानी कि भूकंप का एपिक सेंटर क्या होता है, समझो, मूल बिंदु केंद्र क्या होता है, कि भूकंप आता है सबसे पहले यानी कौन सी जो वेव्स है पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं, उसके बाद कौन सी तरंगें आती है, कितने समय के बाद अंतरित होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में।